बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, जो मिनी बजट आया है इसकी क्या तबाहकारियाँ होंगी और इसके असरात क्या पड़ेंगे आम आदमी की ज़िंदगी पर, इस पर गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा जो अमरीकी वफूद पाकिस्तान के दौरे पर हैं, ये क्या मकसद लेकर आए हुए हैं, इनका हदफ क्या है, इनका टारगेट क्या है और ये पाकिस्तान में क्यों आए हैं, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, आते हैं अपने मौजू की जानिब। हुकूमत ने 170 अरब का मिनी बजट पेश किया है और इस बजट में टैक्सेस की भरमार लगाई गई है। वो आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे थे, अब उन पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। नाज़रीन, ये जो है बजट इसहाक डार ने नहीं पेश किया, बल्कि ये IMF का तैयार करदा बजट था जो इसहाक डार को थमा दिया गया है और फिर उन्होंने इस बजट को आगे पेश किया है और हमारी हुकूमत ने आम आदमी की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं इस बजट की मंजूरी देकर। नाज़रीन, ये इतना खौफनाक बजट है। एक महीना पहले ही मैंने अपने इन व्लॉग्स में महंगाई की इस खौफनाक शक्ल के हवाले से गुजारिश की थी और मैंने बताया था कि महंगाई की शरह में इतनी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है कि हमारा जो मुआशी बहरान है उसके असरात आवाम पर पड़ेंगे और फिर आवाम चोरियाँ डकैतियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। नाज़रीन, इस बजट के बाद मेरे उस दावे की 100% तस्दीक हो गई, मेरी उस खबर की तस्दीक हो गई जो मैंने पहले एक माह कबल दी थी कि इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती होने जा रही है और ऐसा खौफनाक बजट लाया जाएगा, ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी कि लोगों को अपने बच्चे पालना मुश्किल बन जाएगा लोगों के लिए। तो अब जो 170 अरब का ये मनी बजट दिया गया है, इस मिनी बजट में आवाम के लिए जो है वो अज़ाब ही अज़ाब है। कदम कदम पर आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। और नाज़रीन, ये आलमी इदारों का तैयार करदा बजट हम पर मुसल्लत किया गया है। पहले ये होता था कि ऐसा निज़ाम होता था, रियासतों पर कब्ज़े कर लिए जाते थे और उन्हें ग़ुलाम बना लिया जाता था। नौआबादियाती निज़ाम के तहत किसी मुल्क पर कब्ज़ा करते थे, जैसे पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानिया का बरसगीर पर कब्ज़ा था। तो इस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़े कर लिए जाते थे, फिर उनको उनके अवाम के साथ ग़ुलामों जैसा सलूक किया जाता था। जब अवाम में आहिस्ता आहिस्ता शऊर डेवलप होना शुरू हुआ तो इन कुव्वतों ने, इन ममालिक ने, इन सुपर पावर्स ने अपनी पॉलिसी बदल ली और इन्होंने बराह रास्त किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने के इन्होंने उस मुल्क को, उनके मुल्क के मुआशी निज़ाम को, उस मुल्क के हकूमती निज़ाम को, उस मुल्क के पूरे रूलिंग सिस्टम को हाईजैक करने का प्लान बनाया। और इस हाईजैकिंग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारे तश्कील दिए, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, USAID और इस तरह के सैकड़ों इदारे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के गरीब और तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को जकड़ा हुआ है। नाज़रीन, इस सरमायादाराना निज़ाम के तहत पूरी दुनिया के ममालिक को इन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और इन इदारों की वजह से, इन इदारों को इस्तेमाल करके वो मुल्कों को अपनी पॉलिसियों पर अमल करने के लिए मजबूर करते हैं। नाज़रीन, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या USAID और दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा में दीगर इदारे, ये सारे उन कुव्वतों के आलाकार हैं और ये उन्हीं के लिए काम करते हैं और इनकी वजह से हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं इनकी पॉलिसियों और इनके एजेंडे को काबिल अमल बनाने के लिए। तो नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के साथ वही सलूक हो रहा है कि हमारे मुल्क को भी IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, USAID और इस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर कुछ ऐसे इदारे हैं, उनकी वजह से हमें जकड़ा हुआ है और बुरी तरह हमें जकड़ कर अपने मकसद और अपने मुतालबे मनवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे अशराफिया या हमारी हुक्मरान क्लास जो है उसकी अक्सरियत जो है वो करप्ट और बदउनवान है और उनकी इसी बदउनवानी का ये कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं और उन्हें फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं और उनके लिए उनको अपना एजेंडा देती हैं, उनकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं और उनको इक़्तिदार में लाती हैं और उसके बाद इन कुव्वतों को, इन सियासतदानों को, इन करप्ट और बदउनवान अशराफिया को अपने मकासद के लिए
یہ پھر استعمال کرتی ہیں۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم سو رہی ہے۔ اتنی بری صورتحال ہونے کے باوجود ہماری قوم کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا۔ بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ قوم کو اس پر بغاوت کر دینی چاہیے، قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن اس قوم کی مٹی ایسی نہیں ہے کہ اس میں بغاوت کا کوئی ایسا عنصر پایا جاتا ہو۔ یہ قوم ظلم تو سہتی رہے گی لیکن بغاوت نہیں کرے گی، اور یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ یہ ظلم کے خلاف کبھی بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ ہمارے اوپر آ کر مغلوں نے حکمرانی کی، افغانوں نے حکمرانی کی، مختلف ازبک اور دیگر علاقوں سے حکمران آئے، انہوں نے حکمرانی کی، خود برٹش حکمران آئے اور برٹش کمپنی نے آ کر جو ہے ہمارے اوپر حکمرانی کی، تو ہمارے طرف سے ہمارے رد عمل نہیں آیا کبھی بھی۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بر صغیر کی کہ جو بھی باہر سے آیا ہے اس نے آ کر یہاں پر قبضہ کیا ہے اور حکومت کی ہے، لیکن عوام کی جانب سے، مقامی لوگوں کی جانب سے کبھی بھی اتنا شدید رد عمل نہیں آیا کہ یہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اب وہی صورتحال ہماری قوم میں بھی ہے کہ ہماری قوم ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ یہ مہنگائی کی شرح ڈبل ٹرپل اور کئی گنا بڑھ چکی ہے، اس کے باوجود عوام خاموشی سے اپنا یہ ظلم سہے جا رہی ہے۔ سری لنکا میں بدعنوان وزیروں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اگر ہماری قوم میں شعور ہوتا، اگر ہماری قوم بیدار ہوتی تو یقیناً اس واقعے سے سبق حاصل کر سکتی تھی کہ سری لنکا میں بدعنوان وزیروں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، وہ قوم تھی اور انہوں نے اپنا ملک بچایا ہے۔ بدقسمتی سے ہم قوم نہیں ہیں، ہم تقسیم ہیں۔ ہم میں کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، ہم اس تقسیم سے بھی ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں۔ ہم ان صوبائیت تقسیم کے بعد ہم اپنی خاندانی تقسیم میں ہیں، کوئی خاندانی اور برادری کی تقسیم کا شکار ہے تو کوئی مذہبی تقسیم کا شکار ہے۔ ہم تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب کوئی قوم مختلف گروہوں، فرقوں اور برادریوں میں تقسیم ہو چکی ہو تو وہ پھر قوم نہیں ہوتی، وہ چوں چوں کا مربع ہوتا ہے، اور پھر ظلم کرنے والے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہماری قوم اسی ظلم کا شکار اپنے اس رویے کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، کبھی بھی ظالم کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے ظلم کا سلسلہ بند کرے۔ ناظرین، پرویز مشرف کے دور میں ہم IMF کے چنگل سے نکل گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے دوبارہ پاکستان کو IMF کے چنگل میں جھونک دیا، اور پھر ہمیں IMF کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہننا پڑا۔ اس کے بعد ناظرین عمران خان نے پھر اس پہ کچھ معاملات سمیٹے، اور عمران خان نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر انہیں IMF کے پاس جانا پڑا تو وہ موت کو ترجیح دیں گے۔ لیکن معاملات اور نظام کی ایسی خرابیاں تھیں ناظرین کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو بھی اس بات پر یو ٹرن لینا پڑا اور عمران خان کو IMF سے رجوع کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت جو ہم کنڈیشن بھگت رہے ہیں، یہ مفتاح اسماعیل کی کارگزاری ہے، یہ وہ معاہدے ہیں جو مفتاح اسماعیل نے کیے تھے، اور ان معاہدوں کے اثرات اور اس معاہدے کے آفٹر شاکس اب سامنے آ رہے ہیں، جو اس وقت ہم اس 170 ارب کے منی بجٹ کے شکل میں ہم اس بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ پالیسیاں ہیں جن میں IMF یا باقی مالیاتی اداروں سے لیا جانے والا قرضہ جو ہے وہ خود یہ اشرافیہ ہڑپ کر جاتی ہے، اور اس میں سے تھوڑا بہت ملک کی ترقی پر لگا کر ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم عوام کی بہبود اور فلاح کے منصوبوں پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان فیکٹ یہ عوام کی بہبود اور فلاح کی بجائے اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہوتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس ان کے ہیوی ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اپنی جیبیں بھاری ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس آڑ میں یہ اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور آج پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے یہ یقیناً افسوسناک بھی ہے۔ مجھے اس سے بھی آگے جو مستقبل میں ایک خوفناک تصویر نظر آ رہی ہے، اپنے معاشرے میں خانہ جنگی کی شکل میں ایک صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ تو خدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ارض پاک پر وہ ایسی کوئی فصل اترے کہ جسے زوال ہو۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تھی جو ہمارے معاشی بحران کی وجہ سے، اور اب جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے مارکیٹ کی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ایک تو پہلے اس امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی مہنگائی کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اب اس منی بجٹ کے بعد اس مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جو اس اضافے سے بھی ڈبل ٹرپل ہوگا۔ تو اس کے لیے قوم کو تیار رہنا ہوگا، اس کو بھگتنے کے لیے۔ یہ عذاب قوم کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جو قومیں سوئی رہتی ہیں پھر ان کی قسمت میں عذاب ہی لکھے جاتے ہیں، ان کی قسمت میں فلاح و بہبود نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی، بلکہ غلامی ہوتی ہے۔
हमारा दूसरा मौजू नाज़रीन अमरीकी वफूद के हवाले से हमने आपसे गुजारिश की थी कि उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक्त जो है अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के कौंसलर डेरेक शोले की सरबराही में एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, और इस वफ़द का जो मकसद है वो ये बताया जा रहा है कि इनके पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शने के लिए ये वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब कब हैं? हर तरफ तो उनके सफारत खाने कौंसलेट काम कर रहे हैं, कराची में, पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे उनके कौंसलेट हैं। इस्लामाबाद में उनका इतना बड़ा सफारत खाना है और जिसके अंदर हज़ारों फ़ौजी उनके मौजूद हैं, और उनका असलहा, उनकी पूरी CIA की एक बहुत बड़ी टीम, और ये सारा कुछ मौजूद है। उसके बावजूद वो पूरे पाकिस्तान में अमरीकी जहाँ चाहते हैं दंदनाते फिरते हैं। फिर कौन सी ऐसी ताल्लुकात में ख़राबी थी जिसके लिए डेरेक शोले को आना पड़ा? नाज़रीन, ये डेरेक शोले किसी ख़ास मकसद के लिए आए हैं, और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि IMF ने जो शराइत पेश की हैं, जिसमें CPEC और एटमी प्रोग्राम बिलखसूस, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहिक हुई है, और उसके मकसद के लिए ये आए हुए हैं। और इन्होंने उस पर अमल दरामद के लिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन पर किस तरह अमल करती है, उस अमल दरामद के लिए ये एक रोड मैप लेकर आए हैं, और ये अपने मकासद मौजूदा हुकूमत को बताएंगे, जिसके बाद हुकूमत उन पर अमल करते हुए ये दोनों प्रोग्राम रोल बैक कर देगी। इसके अलावा नाज़रीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो DG हैं राफेल मारियानो ग्रोसी, ये भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और नाज़रीन, ये वो खौफनाक शख्स है जिसने शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम पर भी तनकीद की, उसको भी मुंजमद करने की कोशिश की। ईरान के हवाले से ये बंदा सबसे ज़्यादा फ़ाल था। इसके अलावा नाज़रीन, इसने शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम को ख़तरनाक करार दिया था, और अब ये हमारे एटमी प्रोग्राम का बोरी बिस्तरा गोल करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। नाज़रीन, ये राफेल मारियानो ग्रोसी जो है ये इस एटमी हथियारों के हवाले से ये एक्सपर्ट माना जाता है, और कहते हैं कि ये जिस मुल्क में भी जाता है वहाँ पर वीरानी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। तो ये इस बंदे का पाकिस्तान में आना इस बात का सबूत है कि ये ख़तरनाक अज़ाइम लेकर आया है, क्योंकि ये जहाँ भी जाता है वहाँ निहत्ता करके वापस आता है, और फिर वो मुल्क जो है उसका जो मुस्तकबिल होता है, उस मुल्क का अंजाम जो होता है वो इंतहाई खौफनाक होता है। दुआ करें नाज़रीन कि ये बंदा जो इस वक्त अमरीकी पाकिस्तान के दौरे पर है, इसके अज़ाइम जो हैं वो इंतहाई नापाक और निजस अज़ाइम के साथ ये पाकिस्तान आया हुआ है। खुदा हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तसव्वुर शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।